हेलो बच्चों, अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पद परिचय का पार्ट 3 लेकर आए हैं और जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोग पद परिचय से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने पद परिचय का ही विषय लिया था, जिसमें हमने संज्ञा सर्वनाम के बारे में डिटेल में बात की थी। ठीक है, और साथ में बताया भी था कि पद परिचय कैसे किया जाता है और इनके अलावा इन्हीं में संज्ञा में ही और क्या क्या चीज़ें संलग्न है वो भी बताई थी। ठीक है, अब आज हम विशेषण की बात करेंगे। विशेषण और क्रिया, अगर समय रहा तो विशेषण क्या है और इसके भेद क्या हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज सबसे पहले विशेषण की बात करें कि विशेषण है क्या, है ना। विशेषण वह शब्द जो अपने आप में विशेषता लिए हुए, जो शब्द अपने आप में किसी ना किसी चीज़ की, व्यक्ति की या फिर वस्तु की विशेषता लिए हुए है होता है, वह विशेषण कहलाता है। जैसे हमने इसकी परिभाषा लिखी है, स्वयं में विशेषता लिए हुए शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे हरे पत्ते, पीला वस्त्र या सुंदर युवती, है ना। तो जो विशेषता होती है वो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, आकृति या फिर स्वभाव, ये इन सब की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो मैं आपको आज एक और चीज़ बताऊंगी कि विशेषण तो हमें पता चल गया कि विशेषण क्या है। किसी की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन विशेष भी कुछ होता है। ये हम बताएं कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हो गए, लेकिन जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। ठीक है, अब जैसे यही इन्हीं में से हम ले लें, ये हरे शब्द लिखा है तो हरे शब्द विशेषण और पत्ते शब्द विशेष्य। पीला वस्त्र, पीला जो है वो विशेषण और वस्त्र जो है ये हैं विशेष्य। इसी तरह से सुंदर शब्द जो है ये विशेषण और युवती शब्द जो है ये है विशेष्य। इसी तरह से यानी कि विशेष्य वो शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जिस वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, जिस वस्तु या व्यक्ति की, वो शब्द विशेष्य और इन वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो आगे बढ़ते हैं कि विशेषण के भेद कितने हैं। विशेषण के भेद अब हम जानेंगे। विशेषण के 4 भेद हैं। 4 भेद होते हैं। किसके? विशेषण के 4 भेद हैं। क्या? पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जैसा कि शब्द ही बता रहा है कि जिसमें गुण की महत्ता बताई जाए या गुण दोष बताने वाले शब्द जिसमें होते हैं, जैसे गोरा रंग, काला, या फिर जैसे हरा पपीता, या जो भी शब्द ले लो, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने वाले शब्द जिसमें अच्छा या बुरा होना, स्वभाव होना या आकृति होना, कि किसी का लंबा कद है, किसी का छोटा कद है, किसी की मधुर वाणी है, किसी की कटु वाणी है, तो मधुर शब्द विशेषण गुण हो गया, कटु शब्द भी गुण हो गया। तो इस तरह से गुण बताने वाले शब्द जो हैं, किसी की भी विशेषता, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द
वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनके उदाहरण हम जितने मर्जी ले लें। काला कुत्ता, चितकबरी गाय, है ना, काला भालू या मोटा भालू, इस तरह से काला, मोटा, या फिर जो भी शब्द रंग रूप दिखाने वाले जो शब्द हैं वो सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब जैसे किसी के अच्छे या गुण जो है वो गुण दोष भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छी आदतें ही हो, बुरी आदतें, जैसे गुण और दोष दोनों ही शब्द, दोष बताने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। जैसे वह व्यक्ति अच्छा है या वह व्यक्ति बुरा है, भला मानस है या बुरा मानस है, वह व्यक्ति बेईमान है तो ये भी गुणवाचक हो गया, वह व्यक्ति भला मानस है तो ये भी गुणवाचक विशेषण में हो गया। क्लियर है ना? तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण जो है किसी व्यक्ति को विशेष बनाने वाले, किसी व्यक्ति की विशेषता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे ये जो उदाहरण दिए हैं, पीले पत्ते और हरे जो भी हैं, ये गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। हरे पत्ते, पीला वस्त्र, सुंदर युवती, ये भी उदाहरण गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, इसका भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, परिमाण का मतलब होता है तौल, किसी चीज़ को तौलना। परिमाणवाचक विशेषण में नाप या तौल की बात की जाती है। नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगी नाप तौल, कैसे करेंगे हम? जैसे गेहूं है, ये भार वाली चीज़ है, 10 किलो गेहूं हो गया, 1 क्विंटल बोरी हो गई, है ना, 5 किलो आलू हो गए। या लिक्विड चीज़ को भी हमें नापा जाता है, जैसे दूध हो गया, 1 लीटर दूध लेते आना या 5 लीटर पानी की बोतल लेते आना, तो लिक्विड चीज़ को लीटर में लेकिन नाप तो हो गई ना। नाप तौल दोनों ही चीज़ें का बोध कराने वाले परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है कि नाप तौल तो है ही, लेकिन इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। क्या हैं? एक निश्चित या निश्चितवाचक, और दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, निश्चित में निश्चित रूप से बताया जाता है कि इतना भार, जैसे 10 किलो, है ना, 2 क्विंटल, 5 किलो चावल, इस तरह से जहाँ निश्चित संख्या होती है, जहाँ निश्चित परिमाण होता है, तौल होती है, वो निश्चित, जैसे 5 किलो या 10 सेर भी होती थी ना, तो इस तरह। और लेकिन अनिश्चय काल में निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं पता होता कि कितना भार है, उसमें हम कैसे कहेंगे? कुछ किलो आलू या थोड़ा गेहूँ, है, थोड़ा गेहूँ लेते आना। तो थोड़ा गेहूँ में हमें ये नहीं पता कि कितना किलो है या क्विंटल है, वह बोरी की बात हो रही है, कितना थोड़ा,
थोड़ा या कुछ की बात जहाँ होती है वो थोड़ा या कुछ की बात जहाँ होती है वो अनिश्चयवाचक। जहाँ निश्चित है 5 किलो 10 किलो या 1 क्विंटल या 2 क्विंटल, इस तरह की बात जहाँ होती है, निश्चित तौर पे हमें नाप का पता होता है जहाँ पर, वो तो निश्चित वाचक हो गया। जहाँ पे हमें निश्चित तौर पे नाप का नहीं पता, हम अंदाजे से बात करते हैं, वो अनिश्चयवाचक परिमाण विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसके 2 भेद हो गए। ये क्लियर हो गया ना। परिमाण का मतलब है तौलना, जिसको हम तौलते हैं और उसे हम एक नाम दे देते हैं कि ये वस्तु इतने किलोग्राम की है या इतने ग्राम की है। ठीक है, तो जिस तौल का निश्चित रूप से हमें पता होता है कि ये इतने किलोग्राम की है या इतना भार है इसका, उसे हम निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिसका हमें निश्चित नहीं पता उसे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि तीसरा भेद क्या है विशेषण का। तीसरा भेद है संख्यावाची विशेषण। तीसरा भेद है संख्यावाची विशेषण। मैं ऊपर से हटा दूँ इसको, ये हटा देती हूँ। तीसरा भेद है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में, जैसा कि शब्द ही बता रहा है, संख्या, जहाँ संख्या की बात हो, 1 2 3 इस तरह की बात हो, जहाँ जिनमें वो संख्यावाची। अब जैसे संख्यावाची कैसे, जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 10 विद्यार्थी, जो 10 शब्द है, ये हो गया संख्यावाची विशेषण। ठीक है, विद्यार्थी ये विशेष्य है और 10 शब्द जो है ये संख्यावाची विशेषण हो गया। या परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, तो 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्य, 8 जो है वो संख्यावाची विशेषण हो गया और जो सदस्य है ये विशेष्य हो गया। ठीक है ना। अब संख्यावाची बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ पे संख्या दी गई हो, किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हुए संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वहाँ संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण में उसके 2 भेद थे, ऐसे ही संख्यावाची विशेषण में भी 2 भेद हैं। वो भी बिल्कुल वैसे ही, एक निश्चय संख्यावाची और दूसरा अनिश्चित कह दो या अनिश्चित संख्यावाची, है ना। तो इसमें भी वही चीज़ है, जहाँ पर निश्चित संख्या दी गई है, जैसे कि कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये तो हो गया निश्चित संख्यावाची विशेषण। 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये तो हो गया निश्चित। और जो अनिश्चित है, पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। कुछ शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाची हो गया। अब पता नहीं कितने बच्चे हैं, दूर से दिख रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता 8 हैं, 10 हैं या 5 हैं या 7 हैं। कुछ बच्चे का में निश्चित तौर पे हमें नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, तो कुछ शब्द हमने जो दे दिया, तो कुछ जो संख्या की ओर तो संकेत कर रहा है, लेकिन निश्चित संख्या की ओर
संकेत नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, जहाँ 10 की बात हो रही है, कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, तो वहाँ निश्चित तौर पे हमने हमने कहा कि 10 विद्यार्थी बैठे हैं, जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वहाँ पे निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या कंप्लीट होती है, संख्या के साथ हम बताते हैं, और जहाँ अनिश्चित संख्यावाची होता है वहाँ पे हमें संख्या का बोध नहीं होता, हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कुछ लोग बैठे हैं, ट्रेन में बहुत से लोग बैठे हैं, या एक प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो कुछ या बहुत इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं, और जहाँ निश्चित संख्या दी गई होती है वहाँ निश्चित संख्यावाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई हमारी। अब आते हैं चौथे इसके भेद पर। चौथा भेद है, यहीं पर लिख देती हूँ, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक यानी सर्वनाम की ओर इशारा करने वाला। सर्वनाम वाले शब्द होते हैं, यह, वह, मैं, वह, उसको, इस तरह के शब्द होते हैं। तो ऐसे ही शब्द जब किसी की विशेषता बन जाते हैं, ऐसे शब्द, सर्वनाम वाले शब्द किसी व्यक्ति की विशेषता बताने लग जाएं, तो वो सार्वनामिक शब्द हो जाते हैं, वो सार्वनामिक शब्द हो जाते हैं। जैसे यह लड़का, जैसे यह लड़का मेरा बेटा है, तो यह लड़का, लड़का तो संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले जब कोई सर्वनाम आता है, संज्ञा से पहले जब कोई सर्वनाम आता है तो वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगता है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे कि यह लड़का मेरा बेटा है, या यह खिलौना मुझे दे दो, है ना। या फिर हम कहें कि यह लड़की अच्छी है और वह नहीं, या वे लोग कहाँ हैं, वे लोग कहाँ हैं। अब यहाँ पर ये लोग संज्ञा है, तो लोग से पहले वे शब्द, वे सर्वनाम आया है, तो इसलिए वे जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, क्योंकि ये शब्द उन लोगों की ओर संकेत कर रहा है, विशेषण संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। जो शब्द सर्वनाम वाले शब्द आते हैं, लेकिन वो किसी न किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हुए इशारा करते हैं, तब वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी, है ना।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सार्वनामिक भी शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इस एक चीज़ और बता दूं, सार्वनामिक भी हो गया। एक चीज़ होती है, एक तो विशेषण हो गया, और एक विशेषण से रिलेटेड छोटी सी चीज़ और है, वो होती है प्रविशेषण। ये भेद से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन वे प्रश्नों में आ जाती है। प्रविशेषण, प्रविशेषण का मतलब है कि विशेषता को बताने वाले शब्दों से भी पहले एक और विशेषण लगना, यानी कि दो विशेषण लगना। ठीक है, जब किसी की विशेषता बताने के लिए दो विशेषण शब्दों की ज़रूरत पड़ती है या दो शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ प्रविशेषण होता है। जैसे वह बहुत अधिक बीमार है ना, जैसे वह बहुत अधिक, अब बहुत भी आया और अधिक भी आया। बहुत अधिक, वह बहुत अधिक अच्छा है, अच्छा, वह बहुत अधिक बोलता है, चलो बोलता शब्द ले लेते हैं, वह बहुत अधिक बोलता है। तो बहुत भी शब्द आ गया और अधिक भी आ गया, तो इसलिए अधिक तो हो गया विशेषण, और बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है, जो बहुत है ये, यानी कि विशेषण से भी पहले एक और विशेषण शब्द आए तो वो उसे हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। अब जैसे हम कहें इस बच्चे के पास, इस बच्चे के पास बहुत अच्छे खिलौने हैं, बहुत अच्छे खिलौने हैं, है ना, खिलौने हैं। अब अच्छे खिलौने हैं, ये तो इसकी विशेषता होगी, खिलौनों की विशेषता कि अच्छे खिलौने हैं, लेकिन बहुत अच्छे खिलौने हैं, तो ये शब्द जो है उस पर जोर देकर कह रहा है, डबल दो शब्द आ गए विशेषण के रूप में, इसलिए जो पहला वाला शब्द आ गया वो हो गया प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण। क्लियर हो गया ना? इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं क्रिया पर। क्रिया बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसी में हम क्रिया का भी ऐड कर लें। क्रिया जैसा कि कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है कार्य को करने की, जिन शब्दों से कार्य करने का बोध हो, है ना, जिन शब्दों से कार्य किए जाने का बोध हो वहाँ क्रिया होती है। जैसे दौड़ना, लिखना, चलना, बोलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, जिन शब्दों से, अब बात करते हैं क्रिया, कार्य को करने की, जिन शब्दों से कार्य के होने या जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध हो, कार्य के होने का बोध हो या कार्य किए जाने का बोध हो, कार्य के होने का बोध हो, वह शब्द क्रिया कहलाते हैं, है ना, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल शब्द भी होता है, जैसे हम कहते हैं धातु, क्रिया को धातु भी कहा जाता है। ये कई बारी ऐसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये शब्द आ जाता है कि क्रिया का मूल शब्द क्या है, क्रिया को धातु भी कहते हैं। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं, जैसे लिख धातु,
है ना। लिख धातु हो गई, पठ धातु हो गई। अब इसको जब हम हिंदी में हम लिख और पठ, ये तो धातु हो गई। अब इसको हमने जब सरल रूप दे देते हैं तो हम लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोचना, खाना, पीना, दौड़ना, चलना, ये सारे शब्द जो हैं हमारे क्रिया में आ जाते हैं। इन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, यानी क्योंकि इन शब्दों से कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के किए जाने का बोध होता है। जैसे चलना, चलने की क्रिया हो रही है। अब ये भी हो गया। और उसके बाद लिख पठ, या फिर हम जिन शब्दों के पीछे ना शब्द लिखा, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, इस तरह के शब्द हैं वो क्रिया में आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। यहाँ पर पढ़ रही हूँ ये क्रिया है, लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते जब इसी वाक्य में हम कहें कि इसमें वर्तमान काल भी है ना। काल भी जब हम क्रिया के रूप में ही समझाते हैं तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पढ़ रही हूँ, जब ये क्रिया है तो काल कैसे हो गया। बिल्कुल छोटी सी बात है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से आज बता दूं कि यह पढ़ रही हूँ ये क्रिया है, लेकिन जो अंतिम शब्द है ना, ये हमें काल की ओर संकेत करता है। ये शब्द काल यानी समय बताता है। समय यानी कि हूँ लगा है तो हूँ है या हो, ये वर्तमान काल बताता है, ये वर्तमान काल की ओर संकेत करता है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं पुस्तक पढ़ रही थी, अगर थी शब्द आ गया तो थी शब्द ने बताया कि ये काम अभी नहीं हो रहा था, कुछ समय पहले हो रहा था, या कल हो रहा था, या परसों हो रहा था। यानी था शब्द जो है वो भूतकाल समय की ओर संकेत करता है, भूतकाल समय को बताता है, यानी वर्तमान जो है अभी के समय को बताता है, और भूतकाल बीते हुए समय को बताता है, बीता हुआ समय। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पढ़ रही हूँ, पढ़ना तो क्रिया हो गई, पढ़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन ये जो काल है, समय जो है वो हूँ, अंतिम अक्षर से, अंतिम शब्द से पता चलता है कि ये कौन से समय की बात हो रही है। ठीक है। जब भी आप परेशान हो कि भी हम काल कैसे समझें, तो हमेशा वाक्य के अंतिम शब्द को देखो। हूँ है, हो है, या है लगा है, तो समझो ये वर्तमान काल, क्योंकि हम जब बात करते हैं हम इस समय खेल रहे हैं। अब खेलना तो क्रिया हो गई, लेकिन रहे हैं शब्द ने बताया कि ये अभी इस समय काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है ने बताया। इसी तरह से अगर थी ने बताया, थी शब्द लग रहा है, पढ़ रही थी, पढ़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन अगर हम कहें पढ़ रहे थे, अगर कोई पूछे कि इसमें काल कौन सा लगा है, तो हम थी को देखकर हम कह देंगे कि भूतकाल लगा है ना। इसी तरह से मैं पुस्तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, पढ़ूंगी आ रहा है, तो पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन गी शब्द ने बता दिया कि ये आने वाले समय की बात हो रही है, यानी फ्यूचर, यानी भविष्य की बात हो रही है ना। तो गी शब्द ने बता दिया कि ये भविष्य काल की बात हो रही है। ठीक है। तो इस समय हमें कंफ्यूज नहीं होना
क्योंकि लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना ये कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन कार्य के साथ साथ समय भी तो हमें बोध करा रहा है कि हम इस समय काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, कल कर रहे थे या आगे वाले आने वाले समय में करेंगे। तो जहाँ गे लगा है भविष्यकाल, था लगा है, था, थी, थे लगा है तो भूतकाल, है, हूँ, हो ये लगा है तो वो वर्तमान काल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना काल की। अब हम क्रिया पर वापस आते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के दो भेद हैं। एक सकर्मक, दूसरा अकर्मक, है ना। स मतलब सहित, कर्म सहित, कर्म सहित यानी जिसमें कर्म लगा है, कर्म सहित। और अकर्मक, मैंने नहीं, जिसमें कर्म नहीं, कर्म रहित, कर्म रहित यानी जिसमें कर्म नहीं लगा, जिसमें कर्म नहीं लगा। ठीक है ना। स मैंने सहित, कर्म सहित, अकर्म रहित जिसमें कर्म नहीं है और जिसमें कर्म है। कर्म सहित, कर्म सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक। अब कैसे जानेंगे? सकर्मक का उदाहरण ले लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता है नहीं बता दिया कि वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, और राम कार्य को करने वाला है, यानी राम के द्वारा कार्य हो रहा है, यानी राम पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, जिसका उत्तर हमें को लगाकर मिले, को लगाकर हमें उत्तर मिले। जैसे राम किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक आंसर मिला। इसका मतलब ये कर्म कारक है, यानी कि ये सकर्मक है, सकर्मक है। अगर हम कहें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, अब पता नहीं क्या पढ़ रहा है, लेकिन कुछ तो पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है पता नहीं। तो जब को का आंसर नहीं मिल रहा तो ये अकर्मक। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म है, जिस वाक्य में कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया हो गई। तो इस तरह से ये हमारा आज का विशेषण और क्रिया और काल का भी मैंने थोड़ा संक्षेप में बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले में मैं यहाँ तक का पद परिचय करके बताऊंगी कि 3-4 शब्दों का, जिसमें क्रिया का भी परिचय होगा और कर्म का भी परिचय होगा और कर्ता का भी परिचय होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। तो तब तक के लिए आप अभ्यास करें, अभ्यास के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और वीडियो अगर आपको सचमुच अच्छा लगे, आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें। अपने मित्रों से भी कहें इसे देखें, पूरा देखो वीडियो, और साथ साथ उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।